चलिए आज 7वां दिन है। 7वां दिन में हम जो उपचयन और अपचयन क्रिया पढ़े थे उसका हम देखेंगे प्रभाव। हमारे दैनिक जीवन में उपचयन और अपचयन क्या प्रभाव होते हैं। जैसे जब कोई पदार्थ उपचयित हो जाता है तो उसमें विकृति गंध आ जाता है। जैसे गैसी या नहीं वसा वसा तो जैसे तेल है और रिफाइंड है, घी है, इसमें क्या हो जाता है उपचयित होकर खराब हो जाते हैं, इसका स्वाद बदल जाता है जिससे हम विकृति गंधा कहते हैं। और संक्षारक संसार क्या है, जब ऐसी धातुओं को धातु जैसे लोहे नमी वायु की उपस्थिति में आके उस पर जंग लग जाता है उससे हम बोलते हैं संक्षारक। तो विकृति गंधा किसे कहते हैं, वसी पदार्थ यानी तेल घी और रिफाइंड ये सब क्या होते हैं अधिक समय पर रखने पर ये ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होके या उपचयित होके इनका स्वाद खराब हो जाता है जिससे हम कहते हैं विकृति गंधा। और संक्षारक किसे कहते हैं, जब ऐसे कोई धातु जब लोहे को नमी वायु की उपस्थिति में रखा जाता है तो लोहे पर एक भूरे रंग की परत जम जाती है जिससे हम कहते हैं संक्षारक या क्रोजन। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं जंग मोर्चा। ठीक है, इसके प्रभाव देखेंगे। ठीक है, दैनिक जीवन में अपक्रियाएं जो होंगी उसके आसपास के जो प्रभाव उसको देखेंगे। इसके पहले अगर आपने 6 वीडियो नहीं देखे हैं प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा हुआ है, जाके वहां से देख सकते हैं। अब इसमें कुछ हमने इस कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ अक्रिय करा के क्या किया था, कॉपर और जल में डाला था। तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड को इससे अक्रिय कराए हैं। तो आप बताओ ऑक्सीजन किसमें आके जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जिसमें आके जुड़ेगा वो उपचयित होता है, ऑक्सीजन जिससे निकलेगा वो अपचयित होता है। ठीक है, और जो ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन देने का कार्य कौन किया, कॉपर ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन देने का कार्य किया तो इससे ऑक्सीकारक पदार्थ बोलेंगे। और ऑक्सीजन लेने का काम कौन किया है, H2, तो इसे अवकारक बोलेंगे। ठीक है, इसे अवकारक बोलेंगे। जो लेने का कार्य करेगा उसे अवकारक, जो देने का कार्य करेगा उसे ऑक्सीकारक, जिसमें आके जुड़ेगा उससे उपचयित बोलेंगे, इससे निकलेगा उससे बोलेंगे अपचयित। ये हमने कल को बता दिया। चलिए आज इसके एग्जाम्पल पढ़ते हैं। आज सारे पर्दाफाश होंगे। जैसे लोहे में जंग लगना, ये क्या लोहा है, लोहे में क्या लगा है, जंग लगा हुआ है। कभी कभी लोहा जैसे खुले वातावरण में रखा गया, नमी में रखा गया है और वायु की उपस्थिति में रखा गया और उसमें जाके नमी वायु की उपस्थिति में है तो उसमें क्या हो जाते हैं, जंग लग जाते हैं। ये जंग क्यों लगता है इससे हम बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे आपको लोहा दिख रहा है इसमें जंग लगा है। ठीक है, चलिए अब इसके हेडिंग डालिए संक्षारण। संसार हेडिंग डालिए, लेकिन इसके पहले एक चीज लिख लीजिए जो लोग बैठे हैं, उपचयन के प्रभाव, उपचयन का नहीं, उपचयन का प्रभाव, उपचयन अपचयन दोनों का प्रभाव है, लिखो उपचयन अपचयन दोनों का प्रभाव। ठीक है, उपचयन और अपचयन दोनों का प्रभाव या उपचयन का प्रभाव लिख लो, उपचयन का प्रभाव लिख लो। इसके नीचे ये लिख लो, हमारे दैनिक जीवन में ऐसी बहुत सी अपक्रियाएं हमारे आसपास रहती हैं जिससे धातुओं का संक्षारण एवं खाद्य पदार्थों का विकृति गंधा होता है। धातुओं क्या होता है, संक्षारण होता है, और खाद्य पदार्थों क्या होता है, विकृति गंधा। जो खाने वाली चीज है जितनी भी है उसमें क्या होता है, विकृति गंधा होता है, विकृति गंधित होता है। जैसे खाने वाला पदार्थ कोई भी हो, भुकड़ी लग जाना, जैसे कोई चीज काफी दिन तक रखा था, रोटी रखा रहता है पाव रोटी, उसमें क्या लग जाता है, भुकड़ी लग जाता है। तेल होता है उसमें ऑक्सीकृत होकर वो स्वाद बदल जाता है, तो सब विकृति गंधा होगा। खाने वाली चीज विकृति गंधित होता है और उसमें हमारा लोहे वोहे में संक्षारण होता है। ठीक है, इतना नोट कर लो। आप इसमें पहला हेडिंग डालो संक्षारण, जिससे इंग्लिश में बोलते हैं क्रोजन। ठीक है, लिखो वह प्रक्रिया, संक्षारण में लिखो वह प्रक्रिया जिसमें हवा जल एवं नमी से अक्रिया करके, वह प्रक्रिया जिसमें हवा जल एवं नमी से अक्रिया करके किसी धातु की सतह संक्षारित गलना, संक्षारित मतलब गलना, संक्षारित हो जाती है तो ऐसी प्रक्रियाओं को संक्षार कहते हैं। यानी वह प्रक्रिया जिसमें हवा जल नमी की उपस्थिति में, हवा जल नमी की उपस्थिति में से अपक्रिया कर, हवा जल नमी के
के उपस्थिति में अपक्रिया करके क्या हो जाएगा, धातुओं की सतह पर संक्षारित हो जाता है, जिससे संक्षार कहते हैं। हवा जल नमी की उपस्थिति में रखी हुई धातु हवा जल नमी से अपक्रिया करके क्या हो जाएगा, संक्षारित हो जाएगा, यानी गल जाएगा, जिससे संक्षारक कहते हैं। समझ में आया? हवा नमी जल के उपस्थिति में हवा नमी जल से अपक्रिया करके धातुएं संक्षारित हो जाती हैं, जिससे संक्षार कहते हैं, या गल जाते हैं। इसमें देख सकते हो हवा नमी उपस्थिति के रूप में आके इसमें क्या हुआ है कि जंग लग गया है, इस कील में जंग लगा है, पेचकस है, ठीक है। अगर इसमें सिलिका जल डाला गया होता तो नमी को अवशोषित कर लेती है। सिलिका जल अगर डाला गया होता तो नमी को अवशोषित कर लेती, तो इसमें जंग लगने से बच जाता। इसमें भी देखो जंग लग चुका है, ठीक है। धातु में क्या लगता है, जंग लगता है, और इसमें भी देखो जंग लगा है। अगर सिलिका जेल इसमें डाला गया होता तो ये क्या होता, संक्षारित होने से बच जाता, गलने से बच जाता। सिलिका जेल का कार्य है कि नमी को अवशोषित करना, सिलिका जेल का कार्य है नमी को अवशोषित करना, और ये कैसा होता है, क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, नीले कलर का होता है। कैसा होता है, नीले कलर का होता है। जब सही रहेगा नीले कलर का होगा, जब जाके इसमें नमी अवशोषित कर लेगा तो पिंक कलर का हो जाता है, ठीक है। जैसे कभी कभी प्लास्टिक का बोतल आपने खरीदा होगा, कोई फैन खरीदा होगा, कुछ भी खरीदते हैं तो उसमें सिलिका जेल भरा होता है। उसमें क्या होता है, सिलिका जेल भरा होता है। इसका मुख्य कार्य उसमें नमी जो उपस्थिति होगी उसको ये अवशोषित कर लेगा, उससे क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा। ये पॉकेट कितने लोग देखें, जब बोतल खरीदते हैं, जब पंखा खरीदते हैं, कुछ ना कुछ खरीदते हैं तो ये दिखता है, ये सिलिका जेल होता है। ये नमी को अवशोषित करके उसे संक्षारित होने से बचाता है, ठीक है। अगर इसी में इसको हम डाल दें, अब इसमें जितने भी नमी होगा सबको अवशोषित कर लेगा, तो जंग लगने से बच सकता है, ठीक है। चलिए, ठीक है। वह प्रक्रिया संक्षार कहते हैं। नोट में लिखो, संक्षार एवं जंग लगना दोनों अलग चीज है। संक्षार एवं जंग लगना दोनों अलग चीज है। नोट में लिखो, संक्षार एवं जंग लगना दोनों अलग चीज है। जंग लगने से लोहे जैसी धातुओं की सतह संक्षारित होती है, ठीक है। जंग किस में लगता है, सिर्फ लोहे में लगता है, ठीक है। संक्षार एवं जंग लगना दोनों अलग चीज है। जंग लगने से लोहे जैसी धातुओं की सतह संक्षारित होती है। जैसे अभी हमने देखा लोहे जैसे, इसमें भी देखो संक्षारित हुआ, लोहे की सतह क्या होगी, संक्षारित होगी, लोहे की सतह संक्षारित होती है। संसार से बचाव, संक्षार से बचाव क्या करेंगे, उसके उपाय। संसार से बचाव क्या करते हैं, उसके उपाय नोट करो। ठीक है, लिखो, पहला है जस्तीकरण, पहला है जस्तीकरण। जिंक की परत चढ़ा देते हैं, उसमें क्या कर देते हैं, लोहा है, लोहे जिंक की परत चढ़ा देंगे तो संक्षार से बच जाएगा, जंग लगने से बच जाएगा। दूसरा तरीका है, तुम लोग करते हो पेंट कर देते हो, क्या कर देते हो, पेंट कर देते हो। पेंट करेंगे तो क्या होगा, जंग नहीं लगेगा, लोहे पेंट कर देते हैं, जंग नहीं लग जाएगा। और तीसरा तरीका का, धातुओं सतह तेल लगाकर या ग्रीस लगाकर, धातुओं सतह पर तेल लगा दो या ग्रीस लगा दो, लुब्रिकेंट जिसे बोलते हैं, लुब्रिकेंट। तो तेल लगा दो या ग्रीस लगा दो, तब भी क्या होगा, उसमें जंग नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे तुम लोग ही अगर अपने बॉडी पे ऑयल का इस्तेमाल न करो, तुम्हारे बॉडी क्या होगा, रूखी होगी ना, रूखी ऐसे रूसी जैसे हो जाएगी, तो हाँ हाँ, वो तो उससे घर्षण कम करने के लिए, फ्रिक्शन कम करने के लिए लगता है, ठीक है, फ्रिक्शन कम हो, ठीक है। जिस प्रकार हम बॉडी में ऑयल का यूज करते हैं, उसी प्रकार हम क्या करते हैं, धातु सतह तेल और ग्रीस लगा देते हैं तो वो संक्षारित होने से बच जाता है, यानी जंग लगने से बच जाता है। संक्षार समझ में आया, संक्षार समझ में आया। संक्षारण, जब नमी
वायु जल से अक्रिय करके धातुएं संक्षारित यानी गल जाती हैं, उसे संक्षारक कहते हैं। उस प्रक्रिया को संक्षार प्रक्रिया कहते हैं। समझ में कैसे लिखोगे? नमी जल वायु में से अक्रिय करके धातुएं संक्षारित यानी गल जाती हैं, जिसे संक्षार प्रक्रिया कहते हैं। और नोट में लिखो, संक्षार और जंग लगना दोनों अलग अलग हैं। जंग लगने से लोहे जैसी धातुएं संक्षारित हो, जंग में सिर्फ लोहे जैसी धातुएं संक्षारित हो। जंग लगने से जंग सिर्फ लोहे में लगेगा, लेकिन संक्षार सब में होता है। लोहे, कॉपर, चांदी, सोना, एल्युमिनियम सब में होता है संक्षार। लेकिन जंग किस में लगता है? सिर्फ लोहे में। कोई चीज काफी दिन तक रखी रहेगी, उसमें क्या लग जाएगा? जंग। जिसका इस्तेमाल नहीं होगा तो उसका क्या होगा? जंग लग जाएगा। जिस चीज का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, जैसे वायु नमी उपस्थित लोहा, लोहा काफी दिन तक रख देंगे तो उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो उसमें क्या लग जाएगा? जंग। ठीक है। अब दूसरा देखो, विकृति गंधा। विकृति गंधा भी हमने इसका एग्जाम्पल, उदाहरण, परिभाषा बता दी है चलती है, लेकिन जाके अब यहाँ तुम लोग लिखो। इससे पहले जो हमने विकृति गंधा और संचार बताया वो हमने बताया इसके पहले वाले में मौखिक रूप से। अब लिखित लिखो, विकृति गंधा। विकृति गंधा किसमें होता है? खाने वाले पदार्थों में। किसमें होता है? खाने वाले पदार्थों में। भोजन में उपस्थित वसा एवं तेल का वायु जनित उपचयन। भोजन में उपस्थित वसा एवं तेल। विकृति गंधा किसमें होता है? भोजन में उपस्थित वसा तेल। भोजन में क्या क्या उपस्थित होता है? या तो वसा उपस्थित होगा या तो तेल उपस्थित होगा। जैसे सरसों में क्या होगा? तेल उपस्थित होता है। घी में क्या उपस्थित होता है? वसा उपस्थित होता है। ठीक है। तो भोजन में उपस्थित वसा एवं तेल का वायु जनित उपचयन जिससे उसका स्वाद एवं गंध बदलकर बदबूदार हो जाता है। जिससे उसका स्वाद एवं गंध बदलकर बदबूदार हो जाता है। भोजन का इस प्रकार खराब होना विकृति गंधा कहलाता है, विकृति गंधिता कहलाता है। ठीक है। तो कहो खाना वाना रख दोगे कोई जिसमें तेल और लगाओ, खाना वाना रख दो काफी दिन, वो क्या कहेगा? बदबू मारने लगता है। गर्मी में खाना रखोगे बदबू मारने लगेगा, वो क्या होगा? खाने लायक नहीं रहेगा। तो उसमें क्या हो गया? विकृति गंधा। घरे वाले कहीं खोए गए बाटे, खोए ना गया, विकृति गंधा हो जाती है। क्या हो जाती है? विकृति गंधा। क्यों होती है? वायुजनित से ऑक्सीकृत हो जाती है। तो वसा तेल जिसमें उपस्थित होंगे सब में क्या होता है? विकृति गंधा होता है। वसा, वसा यानी फैट, फैट यानी चर्बी। दूध में दूध जाते हो फैट ना पाते हो, फैट जितना अधिक उतना अधिक उसका रेट होता है। फैट के हिंदी शुद्ध क्या होता है? चर्बी। जिसमें चर्बी अधिक उसका रेट अधिक। ठीक है, नोट कर सकते। अब नीचे लिखो, विकृति गंधा एक घटना है। विकृति गंधिता एक घटना है। विकृति गंधा एक घटना है। विकृति गंधिता एक घटना है। देखो, विकृति गंधा एक घटना है जब बहुत समय रखने के बाद वसा तेली खाद्य पदार्थ उपचयित हो जाता है, जिससे उसका स्वाद बदल जाता है। तो विकृति गंधा एक घटना है जब बहुत समय रखने के बाद वसा तेली खाद्य पदार्थ उपचयित हो जाता है, जिससे उसका स्वाद बदल जाता है। एक एक परिभाषा 10-10 बार बता रहे हैं। इससे पहले हमने यहाँ स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में बता दिया था यहाँ पर। अब वही चीज जो हमने बताया था वही चीज लिखा भी है। तो काफी समय के बहुत समय रखने के बाद वसा तेली खाद्य पदार्थ उपचयित हो जाता है, जिससे उसका स्वाद बदल जाता है। उसका स्वाद बदल जाता है। जैसे कभी कभी मिठाई रखा होता है काफी दिन तक, उसमें क्या हो जाता है? विकृति गंधा होने की वजह से क्या हो जाता है? भुखने लग जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है। अब इसके बचाव के लिए हम क्या करते हैं? ठीक है, अभी बताएंगे। ठीक है, लेकिन उसके नीचे लिखो, वसा अथवा तेल में तैयार किया गया खाद्य पदार्थ जैसे, वसा अथवा तेल में तैयार किया गया खाद्य पदार्थ जैसे सब्जी, चिप्स आदि। सब्जी किससे बनती है? तेल यूज करके बनती है। सब्जी किससे बनती है? तेल यूज करके बनती है। और वो किससे बनती है? चिप्स। चिप्स का भी इस्तेमाल किससे होता है? तेल यूज करके बनता है। ठीक है, स्वाद बदलता है। विकृति गंधिता एक घटना है जब बहुत समय
रखने के बाद वसा तेली खाद्य पदार्थ उपचयित हो जाता है, जिससे उसका स्वाद बदल जाता है। लिखो, वसा अथवा तेल में तैयार किया गया खाद्य पदार्थ, वसा अथवा तेल में तैयार किया गया खाद्य पदार्थ, वसा अथवा तेल में तैयार किए गए खाद्य पदार्थ, वसा अथवा तेल में तैयार किए गए खाद्य पदार्थ जैसे सब्जी, चिप्स आदि को विकृति गंधित होने से खराब कर देता है, विकृति गंधित होने से खराब कर देता है। दूसरे के उपचयित खाद्य पदार्थ का स्वाद बदल जाता है। जो चीज उपचयित हो जाता है उसका स्वाद क्या बदल जाता है। जैसे शराब, शराब उपचयित होकर हम नहीं, शराब को उपचयित करके हमने कल क्या बनाया था बताओ। शराब को उपचयित किए थे, क्या बना था, सिरका। तो शराब और सिरका स्वाद अलग अलग होगा कि एक ही होगा। हाँ, तो उपचयित खाद्य पदार्थों का स्वाद बदल जाता है, उपचयित खाद्य पदार्थों का स्वाद बदल जाता है। ठीक है। विकृति गंधित भोजन खाने योग्य नहीं रहता है, जिसमें विकृति गंधित हो गया वो खाने योग्य नहीं रहता है, अगर खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। विकृति गंधित भोजन खाने योग्य नहीं रहता है, यानी खोआ हुआ खाना खाने योग्य नहीं रहता है। कुछ लोग है खोया हुआ खाना भी खा लेते हैं, कितने लोग खाते हैं, इतना समझ में आया? इसको लिख लो। नाइट्रोजन गैस चिप्स के पैकेट में क्यों भरी जाती है बताओ। नाइट्रोजन गैस चिप्स के पॉकेट में क्यों भरी जाती है। हाँ, समझदारों के लिए सारा काफी है। नाइट्रोजन गैस इसलिए भरी जाती है ताकि उसमें विकृति गंधिता ना हो और वो चिप्स खराब ना हो, सालों साल चले। क्या हो, सालों साल तक चले। ठीक है। इसलिए नहीं भरा जाता कि ज्यादा दिखे, हवा इसलिए नहीं भरा जाता चिप्स में ज्यादा दिखे, इसलिए भरा जाता है कि वो खराब ना हो। एग्जाम्पल में लिख सकते हो। चलिए आगे बढ़े। देखें, वसा एवं तेली खाद्य पदार्थों को विकृति गंधि से बचाव। पहले तो संक्षार के बचाव के लिए क्या कर रहे थे, पेंट किए थे, क्या किए थे, जस्ती कलर किए थे, पेंट किए थे और क्या किए थे, और ग्रीस और तेल लगाए थे। ठीक है। अब इसके विकृति गंध के लिए क्या बचाव करेंगे, तो इसको लिख लो, वसा एवं तेली खाद्य पदार्थों का विकृति गंधिता से बचाव। लिखो, वसा एवं तेली खाद्य पदार्थों को विकृति गंधित होने से बचाया जा सकता है अथवा इसकी दर को कम किया जा सकता है। इसको रोकने की निम्न विधियां हैं, उसके रोकने की निम्न विधियां हैं। ठीक है। तो जो चीज भोजन खराब हो रहा है तो उससे हम बचा भी सकते हैं। कुछ लोग महिलाएं अब शौक लग गया उन्हें फ्रिज का, वो क्या कर देती, फ्रिज में रख देती है खाना, भोजन फ्रिज में विकृति गंधे से हो बच सकता है। ठीक है। वसा एवं तेली खाद्य पदार्थों को विकृति गंधित होने से बचाया जा सकता है अथवा इसकी दर को कम किया जा सकता है। इसको रोकने की निम्न विधियां। पहला क्या, वसा एवं तेली खाद्य पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट डालने से इससे विकृति गंधित होने से बचाया जा सकता है। एंटीऑक्सीडेंट क्या है पता है, एंटीऑक्सीडेंट का अर्थ है कि जब भी वो ऑक्सीजन से अक्रिय करने आएगा, जब भी वो ऑक्सीजन अक्रिय करने आएगा तो ऑक्सीजन का क्या है, एंटीऑक्सीडेंट, तो ऑक्सीजन से अक्रिय करने नहीं देगा। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ऑक्सीजन से अक्रिय नहीं करने देगा। तो जैसे एंटीबायोटिक दवाई लेते हो वो तो उसी प्रकार एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ है। तो इसे जब डाल दोगे उसमें तो ऑक्सीजन जब भी आएगा अक्रिय करने के लिए, ऑक्सीजन जब भी संबंध बनाने आएगा तो ये एंटीऑक्सीडेंट संबंध नहीं बनाने देगा, ये संबंध नहीं बनाने देगा। जब ये संबंध नहीं बनाने देगा तो क्या पदार्थ उपचयित होगा, नहीं होगा ना। तो एंटीऑक्सीडेंट का अर्थ है कि ऑक्सीजन से संबंध ना बनाने देना, ऑक्सीजन से अपक्रिया न करने देना। अगर ऑक्सीजन से अपक्रिया नहीं होगी तो हमारा वो भोजन खराब नहीं होगा। ठीक है। खाद्य पदार्थों के पैकिंग के समय बर्तन से ऑक्सीजन गैस को हटाकर नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, इससे विकृति गंधित होने से बचाया जा सकता है।
इसको तो हमने पहले बता दिया। जो बर्तन होगा, जैसे डब्बा है, डब्बा भी बर्तन है, पन्नी भी क्या है, बर्तन है, पन्नी भी क्या है, बर्तन है, पन्नी भी बर्तन है। अब इन सब में क्या होगा कि इन सबको बचाने के लिए, इन सबको बचाने के लिए क्या किया जाएगा, उस बर्तन से ऑक्सीजन पहले निकाला जाएगा। ऑक्सीजन क्या है, दुश्मन है, ऑक्सीजन क्या है, दुश्मन है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन देने का काम करेगा और क्या करेगा, ऑक्सीकृत करके उसे विकृति गंधित कर देगा, तो भोजन खराब हो जाए। ऑक्सीजन गैस निकाल के उसमें क्या भर देंगे, नाइट्रोजन गैस। ऑक्सीजन गैस निकाल के उसमें क्या भर देंगे, नाइट्रोजन गैस। इतना बात समझ में आया। ये सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी साल पूछे भी गए होंगे, किसी न किसी साल पूछे गए होंगे। चलिए नोट करो फटाफट। नोट हुआ। समझ संचार और विकृति के समझ में आया। याद हो जाना चाहिए, नहीं याद होगा मार खाओगे तुम लोग। इतना अगर अच्छे समझाया जा रहा तो याद हो जाना चाहिए। अगर ना याद हो तो भोजन रोज खराब करना, तब तक भोजन खराब करना जब तक तुम याद ना हो जाए तुम्हें, और खराब करना तो उसे खाना भी, ये नहीं भोजन का अपमान करो। तो याद करना, ना याद हो तो खराब करके याद करना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पे कैसे बनेगा, विकृति गंधिता से बचाने के लिए बर्तन में कौन सी गैस भरी जाती है, कौन सी गैस, बर्तन में, हाँ कौन सी गैस भरी जाती है, विकृति गंध, बर्तन मतलब पन्नी डब्बा कुछ भी, हाँ। और कौन सी गैस निकाली जाती है, हाँ। ऑक्सीजन गैस क्यों निकाली जाती है, और खाद्य पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट क्यों डाला जाता है, ताकि विकृत गंधता होने से बचाया जा सके। वो तो है, ये है क्यों डाला जाता है, ताकि ऑक्सीजन से अपक्रिया न कर पाए, ऑक्सीजन संबंध न बना पाए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने तुम लोग को बताया था कल या परसों क्लास में। 2023 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, क्लोरीन परमाणु क्रमांक 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, आवर्त सारणी में इसकी स्थिति स्पष्ट कीजिए, इसकी संयोजकता भी लिखिए। कितने नंबर, 4 नंबर पूछा है, तुम लोग मजाक लगा है, 4 नंबर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा है। क्लोरीन परमाणु 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, आवर्त सारणी में इसकी स्पष्ट स्थिति बताइए और इसकी संयोजकता भी बताइए। आवर्त सारणी में इसकी स्थिति बताए थे उस दिन जब पढ़ा रहे थे, कहां पर होगा, आवर्त, कॉलम और उसके ब्लॉक, इतना देखो तुम्हें पता चल जाए कहां पर है। इतना समझ में आया, तो बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। चलो आगे बढ़ाएं। जैसे अभी कुछ संयोजकता जो हम संबंध बना रहे थे उपचयन अपक्रिया अपचयन अपक्रिया के, उसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया था। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2026 में पूछा हुआ, 2023 में 26वां क्वेश्चन पूछा गया कि क्लोरीन परमाणु क्रमांक 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, आवर्त सारणी में इसकी स्थिति स्पष्ट कीजिए तथा इसकी संयोजकता भी लिखिए। तो हमने इस वाले क्लास में आपको बता रखा है, इस वाले क्लास में हमने बता रखा 4 नंबर का है। कितने नंबर का है, 4 नंबर का। कितने नंबर का है, 4 नंबर पूछा गया है। कितने नंबर का, 4 नंबर का, 4 नंबर पूछा हुआ सवाल है। चार नंबर में पूछा हुआ सवाल। चार नंबर पूछा हुआ सवाल है। चलिए हम यही अलग से बता देंगे। चलिए कितना होता है इसका, होता है क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है।
तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करो क्या आएगा, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 गिनो पर 2 2 4 6 4 10 2 12 5 17 17 हो गया, 17 हो गया। तो अब इससे ही रोक दो। अब ए हो गया। अब लास्ट में क्या आया है, लास्ट में क्या मिला है हमें, लास्ट में क्या मिला है, पी ब्लॉक मिला है, पी ब्लॉक मिला है, पी ब्लॉक। ब्लॉक कौन है, पी, पी ब्लॉक। अगर पी ब्लॉक है तो उसके इलेक्ट्रॉन में 12 जोड़ देते हैं, ये याद कर लो, पी ब्लॉक है तो। और कौन सी आवर्त है, तीसरा आवर्त, तीसरा आवर्त। तो ऐसे एग्जाम लिख दोगे, इलेक्ट्रॉन विन्यास करोगे तो कहोगे इसका स्थान कहाँ है, पी ब्लॉक में है और तीसरे आवर्त में और 18वें वर्ग में। कौन से वर्ग में, 18 वर्ग। वर्ग नंबर कितना है, 18, 18 नंबर के सॉरी 12 5 17 होता है, 12 5 17, तो 17वें वर्ग में, 17वें वर्ग में, 17वें वर्ग में, किसमें है, 17वें वर्ग में है। और क्या है, पी ब्लॉक में है, तीसरे आवर्त में। इतना लिखते ही क्या हो जाएगा, तुम्हारा मिल जाएगा। नहीं विश्वास हो रहा है, यही मिलेगा। देखो तीसरा आवर्त लो, तीसरा आवर्त खींच दो लाइन, पूरा खींचो तीसरा आवर्त। और कौन से ब्लॉक में देखना है, पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक कहाँ होता है, यहाँ होता है, पी ब्लॉक है ये, एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, याद कर एस पी डी एफ, ठीक है। कहाँ है, पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में कौन से वर्ग में कितने वर्ग होते हैं, 18, 18 वर्ग में एक कौन से वर्ग पे, 17वें वर्ग पे। तो 17वें वर्ग पे खींचो, खींचो। दोनों कहाँ कटे हैं, कहाँ कटा बताओ, दोनों कहाँ कट रहे हैं, यहाँ कट रहे हैं, तो यहीं पर है कि नहीं खुल रहे है। अब इसमें 12 क्यों जोड़ा गया, 12 इसलिए जोड़ा गया, एस ब्लॉक में 2 वर्ग होते हैं और डी ब्लॉक में कितने, 10 वर्ग, 10 2 मिला के 12, इसलिए 12 जोड़ा जाता है, ठीक है। 2 नंबर तुम्हारा मिल गया, इतना लिखने से 2 नंबर मिल गया, इतना करने 2 नंबर। और 2 नंबर और पाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 2 नंबर और तुम्हें पाने के लिए तुम्हें करना पड़ेगा, 2 नंबर और पाना चाहते तो तुम्हें ये करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करोगे, संयुक्ता बताओगे। संयुक्ता कैसे बताओगे, इसको अलग कर लो, इसे कामा लगा दो। कामा कहाँ कहाँ लगेगा, पहले लग गया, दूसरा लग गया, लग गया कामा। अब यहाँ लिखोगे 2, यहाँ कितना लिखोगे, इसमें कितने हैं बताओ, कितना है, 6 2 8। कामा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 2 8, 8 है। और लास्ट में कितना है, 2 है, कितना आ गया, 2। क्लोरीन कितना आ गया, क्लोरीन, 1 मिनट, हाँ 5 है, ये कहाँ से 2 लिखा गया है, ये हम 5 लिखते हैं, 2 कैसे बन जाता है, सही तो लिखे हैं नहीं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 सही है, सही है, हम इधर उधर हो गए, ठीक है। अब क्या है, तीसरे में क्या है, चलो यहां से मिटा देते हैं। तीसरे में हमारा कितना है, ये पूरा जोड़ा ना, 5 2 7, कितना है, 2 नहीं है, 7 है, 5 2 7। अब किसका हो गया, किसका हो गया, क्लोरीन का, किसका हो गया, क्लोरीन के किसके अनुसार हो गया, ये अब्बाव के अनुसार था, किसके अनुसार था, बोरबरी के अनुसार। ये किसके अनुसार था, बोरबरी के अनुसार, ये बोरबरी के अनुसार। तो बोरबरी के अनुसार लास्ट में कितना आया है, 7। लास्ट में अगर 7 आया है तो क्या करेगा, 8 होना चाहेगा, 8 होना चाहेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसके संयुक्त कितने हो जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से इसके संयुक्त 1 हो जाएंगे। इसके बाहर ऐसे लिखो, इसकी बाहरी कोष में, इसकी बाहरी कोष में, इसकी बाहरी कोष में, बाहरी यानी एक के है, एम है, के एल एम, के एल एम, एम वाले कोष में इसकी बाहरी कोष, बाहरी कोष, बाहरी कक्षा, बाहरी कोष एम में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन है, अब 7 खत्म लिखेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन है। अतः 1 इलेक्ट्रॉन ए लेगा, अतः 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। कोई भी पदार्थ, कोई भी तत्व, कोई भी परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन लेते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन देते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन
लेते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन देते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन साझेदारी करते हैं, वही इसकी संयुक्ता होती है। अगर परिभाषा लिखना हो तो कहीं लिख सकते हो, कोई भी परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन लेते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन देते हैं, जितने साझेदारी करते हैं, लेगा तभी भी उसका संयुक्ता वही होगा, देगा तभी भी उसकी संयुक्ता वही होगा, साझेदारी करेगा तब भी उसकी संयुक्ता वही होगा। लेगा तब भी संयुक्ता सेम रहेगा, देगा तब भी संयुक्ता सेम रहेगा, और वो साझेदारी करेगा तब भी संयुक्ता सेम रहेगा। अब इसमें अंतर क्या होगा? अंतर आश्रिका संख्या में होगा। अंतर आश्रिका संख्या, इसकी संयुक्ता कितनी होगी? एक होगी। इसकी संयुक्ता एक होगी। कितनी होगी? इसकी संयुक्ता कितनी हो गई? इसकी संयुक्ता कितनी हो गई? अतः इसकी संयुक्ता एक हो गई। तो इसकी इसलिए इसकी संयुक्ता इसलिए इसकी संयुक्ता कितनी हो गई? इसलिए इसकी संयुक्ता संयुक्ता कितनी हो गई? एक हो गई। कितनी हो गई? एक हो गई। कितनी हो गई? एक हो गई। लेकिन यही बात की जा उसकी पूछा नहीं, बस इतना इतना। इसके लिए तुम्हें 2 नंबर मिलेगा और इसके लिए तुम्हें 2 नंबर मिलेगा। इसे तुम्हें लिखना पड़ेगा, ऐसे नहीं। आवर्त सारणी में पी ब्लॉक में तीसरे आवर्त में 17वें वर्ग में इसका स्थान है, ऐसे कॉपी में लिखना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम में, तब 2 नंबर मिले। और इसमें इस तरीके से लिखो, इसके बाहरी कोश यम में 7 इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसलिए इसकी संयुक्ता 1 हो जाएगी। इतना लिखना पड़ेगा। लेकिन आप समझाने के लिए, अगर लेगा तब भी संयुक्ता 1, देगा तब भी संयुक्ता 1। अगर यही बात का सोडियम, अब यहाँ एक्स्ट्रा है, ठीक है, समझने के लिए एक्स्ट्रा बताया जा रहा है। एक्स्ट्रा, चलो सही है। एक्स्ट्रा सोडियम, सोडियम कितना होता है? 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसा होगा? 2 8 1, 2 8 1 होगा। 2 8 1 है। अब इसके लिए बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? मालूम कितने हैं बाहरी वाले में? 7 दिख रहा है तुम्हें, इसीलिए कह रहे हैं टाइम विनाश पढ़ लो। नहीं पढ़ोगे तो ऐसे 7 8 करोगे। 11 ही है तो 2 8 कितना हुआ? 10 हुआ। 10 से 11, यहाँ कितना हुआ था? 2 8 10, 10 7 17। यहाँ भी 17 कंप्लीट करना होता है, यहाँ भी 17 कंप्लीट करना होता है। इसका कितना होगा? सोडियम के 2 8 1। बाहरी कोश में कितना है? 1 है। बाहरी कोश में कितना है? 1 है। जब बाहरी कोश में 1 है तो अब 1 इलेक्ट्रॉन लेगा कि देगा? कैसे ले गए? पढ़ाई करो, यहाँ बैठने 2 घंटे कुछ होने वाला नहीं हमारे पढ़ाने से। ऐसे भूत का बक्कोगे, 1 होगा 2 होगा। 8 होना चाहेगा, 8 होने के लिए 1 देगा कि लेगा? 1 देगा कि 7 रुपए लेगा? 1 दे देगा तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? देगा। अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या हो जाएगी इसकी संयुक्ता? ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा। 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? त्याग करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन ये लिया है तो ये इलेक्ट्रॉन देगा। 1 इलेक्ट्रॉन देगा, 1 इलेक्ट्रॉन देगा। तो कोई परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन लेता है, जितने इलेक्ट्रॉन देता है, वही उसकी संयुक्ता होती है, या जितने इलेक्ट्रॉन साझेदारी करता है वो संयुक्ता होती है। ठीक है। ए लिया है तो इसकी संयुक्ता कितनी हुआ? 1। अगर ए दिया है तो इसकी संयुक्ता कितना होगा? इसकी भी संयुक्ता कितनी होगी? इसकी भी संयुक्ता इंग्लिश तो बैलेंस है। इसकी भी संयुक्ता कितनी होगी? इसकी भी संयुक्ता कितनी होगी? इसकी संयुक्ता कितनी होगी? संयोजकता, चलो इतना ही लिखते हैं। संयुक्ता कितनी होगी? 1 ही होगी। कितनी होगी? 1 ही होगी। कितनी होगी? 1 होगी। तो बताओ, चाहे कोई भी परमाणु चाहे इलेक्ट्रॉन लेगा चाहे इलेक्ट्रॉन देगा, परिभाषा लिखने हो तो लिख सकते हो, कोई भी परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन लेता है, जितने इलेक्ट्रॉन देता है, जितने इलेक्ट्रॉन साझेदारी करता है, वही इसकी संयुक्ता कहलाती है। ठीक है। तो इसकी संयुक्ता कितनी हो गई? 1 हो गई। अब दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है बता? एक में अंतर है लिया है, एक में अंतर लिया है, एक क्या है? दिया है। एक लिया है, एक दिया है। अब बताओ, लेने वाला प्लस होगा कि देने वाला प्लस होगा? किसके बारे में लोग अच्छा सोचेंगे? देने वाले के बारे में अच्छा सोचेंगे कि लेने वाले के बारे में अच्छा सोचेंगे? बताओ। लेने वाले के बारे में अच्छा सोचेंगे। जाकर तुम रोज उधार मांगे चौराहा 4 लोग तुम्हें जूता से मारे भगाएंगे। लेने वाले को बोल रहे हैं, लेने वाले को क्या समझेंगे? देने वाले को। तो एक इसमें अंतर होता,
दोनों सेम है लेकिन आपसी करण संख्या में अंतर होता है, लेकिन आपसी करण संख्या में अंतर होता है, 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 अंतर होता है। अब बताओ, हमने दो चीजें, एक कोलिन ने बताया और एक एन ने बताया, ठीक है। तो सीएल अब क्या करेगा, सीएल क्या क्या इलेक्ट्रॉन लिया है, दिया है, इलेक्ट्रॉन लिया है, दिया है, सीएल लिया है, दिया है, लिया है। जब लिया है तो अब बताओ इस पे माइनस होगा प्लस, माइनस कितने इलेक्ट्रॉन लिया, एक, तो इस पे एक माइनस, एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो एक -1, ठीक है। अब बताओ सोडियम क्या किया है, सोडियम इलेक्ट्रॉन लिया है, दिया है, कितने इलेक्ट्रॉन दिया है, दिया है तो क्या होगा +1। ते आक्सीय संख्या प्लस माइनस में होती है लेकिन संयुक्ता प्लस माइनस नहीं होती, संयुक्ता इसका भी एक होगा, इसका भी एक होगा, लेकिन आक्सीय संख्या ए प्लस और माइनस होगा, ठीक है। अब बताओ एक प्लस, अब इस पे क्या हो गया, एनएफ क्या आ गया, एनएफ क्या हो गया, प्लस आ गया, एनएफ क्या हो गया, प्लस आ गया, और सीएल पे माइनस, अब प्लस माइनस मिल गया, प्लस माइनस मिल गया, जो लेगा वो माइनस, दो देगा वो प्लस, ठीक है। तो अगर ऐसे समझना हो तो जो प्लस है मेल वर्जन है, जो माइनस है फीमेल वर्जन है, तो फीमेल वर्जन हमेशा लेने का कार्य करेगी, मेल वर्जन हमेशा देने का कार्य करेगा। तो इस प्रकार दोनों भी अट्रैक्शन बांड लगेगा, विपरीत हो गए, एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया, अब दोनों के बीच एक बंध लगेगा अट्रैक्शन फोर्स, जिसे बोलेंगे आयनिक बंध, तो वैद्युत संयोजक बल बोल सकते हो या वैद्युत बल बोल सकते हैं। इसके वजह से इनके बीच का अट्रैक्शन हो जाएगा, ये दोनों क्या होगा प्लस माइनस मिलके एक बना लेंगे फार्मूला, क्या बना देंगे, एक फार्मूला बना देंगे, एक फार्मूला क्या बनेगा, NaCl हो गया नमक का फार्मूला, किसका फार्मूला, नामक बन के तैयार। तुम्हें वो लिखना 4 नंबर के लिए इतना लिखना था, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए आश्रिकर और संयुक्तम क्या अंतर है, आश्रिकर संख्या और संयुक्ता और आश्रिकर संख्या में क्या अंतर है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंसी, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। अभी से याद कर लो, यहाँ टॉपिक नहीं था लेकिन तुम लोग बता दिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के महत्व, आप समझ में आया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास महत्व, कि अभी भी नहीं दिमाग खुला, समझ में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्यों जरूरी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों जरूरी है, समझ में आया। अगर तुम इतना कर लेते तो समझ लो टाइम विन्यास तुम्हें आता है, ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अब दोनों में अंतर क्या है, संयुक्ता और आश्रिका संख्या में अंतर क्या है बताओ, ऑक्सीकरण प्लस और माइनस में होता है, हाँ, संयोजकता प्लस और माइनस, और संयुक्तक परिभाषा, संयोजकता जो आपस में उसका नाम बताओ, संयुक्तक परिभाषा, जो जितना लेता है, जितना देता है, जितना बांटता है, जितना साझेदारी करता है वही संयुक्ता होती है। कौन करेगा, संयुक्ता करेगा, परमाणु करेगा, 30 तक परमाणु याद करे हो, जिंक तक कोई भी परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन देगा, जितने इलेक्ट्रॉन लेगा और जितने इलेक्ट्रॉन साझेदारी करेगा वही उसकी संयुक्ता होती है। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन साझेदारी करती है तो उसकी संयुक्ता कितनी हो गई, 4। कार्बन कितना होता है, चलो ये भी दिखा देते हैं, कार्बन कितना होता है, 4 होता है, इसका कैसे करेंगे, इसका 2 4 ये होगा, लास्ट में कितना है, 4 है। अब बताओ इसके पास 4 रुपए कितना होना चाहेगा, 8 होना चाहेगा, 8 होना चाहेगा, ले सकता है, दे सकता है, तुम्हारे पास 4 रुपये, मेरे पास 4 रुपये पे एक कहीं हम कहते 4 रुपये हम सामान खरीद, तू कहा हम कहते 4 रुपये खरीद ले, देबा कहा तुम्हारे पास 4, मनो पास तू ही दे दे 4, हम कहा तू ही दे दे 4, तो क्या करे, कहीं अच्छा कर भैया साझेदारी के लिए, क्या कर ले, साझेदारी, तो इसमें क्या हो जाता है, साझेदारी, ये ऐसे कंडीशन क्या होता है, साझेदारी हो जाता है, क्या हो जाता है, साझेदारी, इस कंडीशन में साझेदारी होता है, इस कंडीशन में साझेदारी होता है, साझेदारी, कितने इलेक्ट्रॉन साझेदारी होगा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन साझेदारी होगा, इसके में कितने इलेक्ट्रॉन साझेदारी होगा, 4,
तो इसकी संयुक्ता कितनी हो जाएगी? संयुक्ता कितनी हो जाएगी? संयुक्ता 4 हो जाएगी। संयुक्ता 4 हो जाएगी। आश्रिका संख्या कितना होगा? आश्रिका संख्या प्लस माइनस दोनों हो सकता है, प्लस माइनस 4, क्योंकि ले भी सकता है, दे भी सकता है, या नहीं भी हो सकता है। ठीक है, हो भी सकता नहीं, लेगा तो माइनस हो जा, लेगा तो -4, देगा तो +4, लेकिन ऐसा नहीं होता, साझेदारी ही करता है, तो इसलिए इसकी संयुक्ता होती है। संयुक्ता आश्रिका संख्या समझ में आया? अब इसका होमवर्क देख रहे, इसका फार्मूला तुम लोग लिख के आओगे, इसका फार्मूला लिख के आओगे। संयुक्ता और आश्रिका में अंतर, आश्रिका संख्या और संयुक्तम अंतर, और संयुक्तक परिभाषा, और 1 से लेके 20 तक लेटाक विन्यासों का संयुक्ता और आश्रिका संख्या लिख के आओगे। 1 से 20 तक लेटाक विन्यास का आश्रिका संयुक्ता लिख के आओगे। 1 से 20 तक लेटाक विन्यासों का आश्रिका संयुक्ता लिख के आओगे। 1 से 20 तक लिख के आओगे। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। चलिए ठीक है, चलो पढ़ो। कहां तक लिखे थे? टॉपिक भटका दिए थे तुम लोग ना। चलो यहां तक लिख लिए, तो 2 लिख लिए थे, यहां तक 2 हो गया था, 2 हो गया था। इसके बाद लिखो, इसके बाद क्या लिखो? 2 तक हो गया। क्या भरा जाता है? नाइट्रोजन गैस। क्या भरा जाता है? नाइट्रोजन गैस। उपचयन की दर को कम करने के लिए वायु मुक्त बर्तन में खाद्य पदार्थों को रखने से विकृति गंधित होने की दर को कम किया जा सकता है। तो उपचयन की दर को कम करने के लिए वायु में मुक्त बर्तन में खाद्य पदार्थों को रखने से विकृति गंधता कम हो जाता है। यानी वायु मुक्त बर्तन, वायु मुक्त मतलब जिसमें वायु न हो, वायु मुक्त बर्तन जिसमें वायु ऑक्सीजन न हो। अगर ऑक्सीजन रहेगा तो ऑक्सीजन से अपक्रिय कर क्या हो जाएगा? वो नष्ट हो सकता है। ठीक है, तीसरा का लिखो। चौथा लिखो इसका, चौथा लिखो। खाद्य पदार्थों को विकृति गंधिता से बचाने के लिए उष्मा एवं प्रकाश से दूर रखना चाहिए। खाद्य पदार्थों को विकृति गंधिता से बचाने के लिए उष्मा एवं प्रकाश से दूर रखना चाहिए। अगर इससे दूर रखेंगे तो रखेंगे कहाँ? बताओ, इतना दिमाग है? उष्मा एवं प्रकाश दूर रखेंगे तो रखेंगे कहाँ? अभी हमने स्टार्टिंग बताया था या वीडियो के बीच में बताया था, उष्मा और प्रकाश दूर रखेंगे तो रखेंगे कहाँ? फ्रिज में। इसलिए महिलाएं खाना को फ्रिज में रख देती हैं ताकि खराब ना हो, विकृति गंधिता ना हो, विकृति गंधिता ना हो। अगला हेडिंग लिखो। खाद्य पदार्थों को विकृति गंधिता से बचाने के लिए एवं उसकी दर को कम करने के लिए रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है। रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज में रखा जाता है। नोट कर लिए? चलिए, उपचयन की दर को कम करने के लिए वायु मुक्त बर्तन में खाद्य पदार्थों को रखने से विकृति गंधिता की दर कम हो जाती है, और खाद्य पदार्थों को विकृति गंधिता से बचाने के लिए उसमें प्रकाश दूर रखा जाता है। खाद्य पदार्थों को विकृति गंधिता से बचाने के लिए उनकी दर को कम कर दी जाती है। कम करने के लिए रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? फ्रिज। किसमें रखते हैं? फ्रिज, फ्रिज, फ्रीजर। ठीक है, इसमें रखते हैं। रासायनिक समीकरण संतुलित करने का नियम हम दूसरे वीडियो में बताए थे। अब इसे थोड़ा विस्तार में कल के वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके विस्तार में कल के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। इसका विस्तार कल के वीडियो में चर्चा करेंगे। आखिर रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं? द्रव्यमान संरक्षण नियम को संतुलित करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। जैसे संतुलित करना है कि नहीं रासायनिक समीकरण, 2 का गुणा इस तरफ का, 2 का उधर, 3 का इधर। कल इसे थोड़ा विस्तार में और अच्छे से बताया जाएगा। ठीक है, तो आज क्लास में समझ में आया? नोट कर लो। आज क्लास समझ में आया हो तो नोट करो, नोट करो फटाफट। कल क्लास में क्या पढ़ने वाले हो? तो रासायनिक समीकरण संतुलित करना बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, नोट कर लो। किसी कोई टॉपिक समझ नहीं आया? अच्छा ये बताओ, जितना चीज पढ़ाया गया वो क्लास में याद हो गया कि नहीं? बताओ सही सही। जितना चीज पढ़ाया गया क्लास में याद हुआ कि नहीं? आज वाला याद है? जब रोज फोकस करोगे तभी याद होगा। फोकस इधर उधर करोगे, ध्यान भटकाओगे तो कहां से याद हो पाएगा? तुम लोगों को, लड़कियों, समझ में आया? आज वाला क्लास समझ में आया?
लोहे पे जंग क्यों लगता है, भोजन क्यों खराब होता है, इसका पूरा याद करके लिख के आना। अगर फाउंडेशन पढ़ रहे हो तो फाउंडेशन में एक चीज रोज ध्यान देना पड़ेगा, नहीं ध्यान दोगी तो छूटता चला जाएगा। नोट हुआ? कल के लेक्चर में क्लास में क्या पढ़ोगे तुम लोग? संतुलित करना। क्या इसके पहले रसायन में क्या संतुलित करना बताया गया है? Yes, sir. उपचायक अपचायक भी बताए गए हैं। उपचयन अपक्रिया क्या बताया गया था? जब कोई अपकारक ऑक्सीजन में वृद्धि होती है, जब किसी अपकारक के ऑक्सीजन में किसी अपकारक में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे उपचयन बोलते हैं, और जब किसी अपकारक में ऑक्सीजन की कमी होती है उसे अपचायक बोलते हैं। तो इसके अनुसार हो गया। लेकिन एक चीज नोट पॉइंट अगर तुम लोग लिखना हो तो लिख लो, नोट पॉइंट में लिखो, नोट पॉइंट में लिख लो। उपचयन अपक्रिया में, उपचयन अपक्रिया में अपकारक इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। उपचयन अपक्रिया में इलेक्ट्रॉन अपकारक इलेक्ट्रॉन, उपचयन अपक्रिया में, उपचयन अपक्रिया में अपकारक इलेक्ट्रॉन होता है, 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 जिससे उपचयित बोलते हैं, जिससे उपचयित बोलते हैं, जिसे उपचयित या उपचायक कहते हैं, जिससे उपचयित या उपचायक कहते हैं, जिसे उपचयित या उपचायक कहते हैं, जिससे उपचयित या उपचायक कहते हैं। ठीक है, दूसरा इसके नीचे लिखो। अपचयन अपक्रिया में अपकारक, अपचयन अपक्रिया में अपकारक, अपचयन अपक्रिया में अपकारक, अपचयन अपक्रिया में अपकारक, अपचयन अपक्रिया में अपकारक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, लिख लो, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, जिसे अपचायक कहते हैं, जिसे अपचायक कहते हैं। अब हमें इतना बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई तो उस पर प्लस चार्ज आएगा कि माइनस चार्ज? प्लस चार्ज। इलेक्ट्रॉन वृद्धि हुई तो क्या आएगा? प्लस। और इलेक्ट्रॉन कमी हुई तो माइनस। मार खाओगे, दिमाग सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वृद्धि कैसे हुए बताओ? इलेक्ट्रॉन वृद्धि कैसे हुआ बताओ? बढ़ेगा ना, इलेक्ट्रॉन वृद्धि हुई तो कैसे हुआ? बढ़े, बढ़े कैसे बताओ? बढ़े कैसे? बढ़े कैसे? किसी से लिया है? किसी से लेगा वो? जब लेगा तो उस पर प्लस आएगा माइनस आएगा? पढ़ो, ऐसे हवाबाजी उड़ जाएगा। अभी जो है ना इसमें ऑफलाइन बैठ के पढ़ो कक्षा 10 तक, उसके बाद फिर हाई क्लास कैच कर पाओगे, अन्यथा ऐसे झूलते रह जाओगे। अब जिसमें इलेक्ट्रॉन खोया है, जिसको इलेक्ट्रॉन खोया है, अब उसमें इलेक्ट्रॉन कमी हुई, क्या हुई है? खोया है तो कमी हुई है, कमी हुई तो उस पर क्या आएगा? प्लस आएगा माइनस आएगा? खोया है मतलब किसी को दिया है,
इस पे माइनस आगे प्लस आएगा, प्लस आगे। इतना समझ आ गया। नीचे लिख लो, जो इलेक्ट्रॉन खोता है उस पे प्लस होता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पे माइनस होता है। जो इलेक्ट्रॉन खोया है उस पे प्लस, जो जिसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई उस पे माइनस। इतना समझ में। तो आज क्लास में इतना ही। अगली क्लास में रासायनिक समीकरण को संतुलित करना अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। इसके पहले जो वीडियो आप लोग नहीं देखे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है, वहां देख सकते हो। मिलते हैं अगली क्लास में।